तो ज्योग्राफी यानी कि आपके भूगोल, ठीक। तो सबसे पहले तो हम आपके ज्योग्राफी की अगर हम बात करें आपके कि ज्योग्राफी आपके कहते किसे हैं, ठीक। तो ज्योग्राफी यानी कि आपके ज्योग्राफी ये जो शब्द है ये आपके दो शब्द, किन आपके दो शब्दों से आपके मिलके बना है। पहला आपके जियो और दूसरा आपके ग्राफी, ठीक। तो ज्योग्राफी आपके ये जो है, ठीक, ये दो शब्दों से आपके मिलके बना है। पहला वर्ड आपके जियो और दूसरा वर्ड आपके ग्राफी, ठीक है। अब जियो का मतलब आपके होता है, वो होता है आपके क्या, पृथ्वी, और ग्राफी का जो मतलब होता है ये होता है क्या, स्टडी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का आपके जो मतलब होगा वो होगा आपके क्या, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि आपके पृथ्वी का अध्ययन, ठीक। तो ज्योग्राफी का मतलब आपके क्या होगा, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, पृथ्वी की स्टडी आपके कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, ज्योग्राफी में फादर ऑफ ज्योग्राफी याद रखना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हम आपके किसे कहते हैं, एराटोस्थनीज को। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं, एराटोस्थनीज को, ठीक। तो ये तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि ज्योग्राफी आपके है क्या, ठीक। तो ज्योग्राफी में हम किसकी स्टडी करते हैं, पृथ्वी की स्टडी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, एराटोस्थनीज को। अब ज्योग्राफी में हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं यूनिवर्स, जहां से आपके एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड, ठीक। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड। तो दोस्तों हम लोग यहां आपके बेसिक आपके सारे फैक्ट्स लिखेंगे। दूसरा, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके, ठीक, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रविंद्राज आईएएस ऑफिशियल, रविंद्राज आईएएस ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा आपके कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप रविंद्राज आईएएस ऑफिशियल इस पेज से आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पेज से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां आप पूरा फोकस कीजिएगा इस टॉपिक को समझने में। हम यहां आपको ये बताएंगे कि आपके इस यूनिवर्स टॉपिक से कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या नेचर आपके क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। तो लिखने में आप ज्यादा टाइम खराब मत कीजिएगा, सीधा आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इससे आगे, तो नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये देखें आपके कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड हम कहते किसे हैं, ठीक है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड हम कहते किसे हैं, सरल भाषा में समझना आप लोग। हिंदू धर्म के अनुसार इस सृष्टि की रचना आपके किसने की थी, ब्रह्मा जी ने, ठीक। तो सरल शब्दों में आपके ब्रह्मांड का अर्थ होता है ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि। अब ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई जो आपके ये सृष्टि है, इस सृष्टि में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि इस सृष्टि में आपके दृश्य और अदृश्य दोनों ही चीजों का अस्तित्व है, दृश्य जो दिखाई दे और अदृश्य जो दिखाई ना दे, ठीक। तो यहां याद रखना कि ब्रह्मांड आपके है क्या, हर वह चीज जो दृश्य या अदृश्य है और जिसका अस्तित्व है, जिसका एग्जिस्टेंस है, वही आपके क्या कहलाता है, ब्रह्मांड। अब अगर हम इसे साइंस की भाषा में समझें, ठीक, किसकी भाषा में, साइंस की भाषा में, तो हर वह चीज जो दृश्य है यानी विजुअल है और जिसका अस्तित्व है, तो हर वह चीज आपके होती है मैटर यानी कि द्रव्य। यानी कि हर वह चीज जो विजुअल है और एग्जिस्ट करती है तो वह होगी हमेशा आपके मैटर यानी कि द्रव्य, और हर वह चीज जो इनविजिबल है और एग्जिस्ट करती है तो वह होगी हमेशा एनर्जी। तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है समस्त दृश्य और अदृश्य चीजों से, दृश्य यानी कि मैटर और अदृश्य यानी कि एनर्जी। तो जितना भी आपके द्रव्य और ऊर्जा का आपके ये जो संयोजन है, यही आपके कहलाता है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, ठीक है। अब यहां याद रखना, ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि समस्त द्रव्य और समस्त ऊर्जा जो अस्तित्व में है आपके, वही आपके निर्माण करते हैं आपके किसका, ब्रह्मांड का, ठीक। अब नेक्स्ट आगे इससे याद रखना,
तो सबसे पहले तो हमने आपके ये देखा कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, ठीक, तो ब्रह्मांड आपके होता क्या है, ठीक, तो ब्रह्मांड से आपके तात्पर्य क्या है, ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि आपके समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा जो अस्तित्व में है उसी को हम आपके क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, अब यहां याद रखना कि ब्रह्मांड में आपके गैलेक्सी आकाशगंगाएं, सोलर सिस्टम सौरमंडल, स्टार्स तारे, प्लानेट ग्रह, इसके अलावा जो कुछ भी आप सोच सकते हो, ठीक, कुछ भी आप सोच लो, हर वह चीज जो अस्तित्व में है वो ब्रह्मांड का पार्ट होगी, क्योंकि हर वह चीज अगर अस्तित्व में है तो या तो वो होगा मैटर या फिर वो होगी एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने आपके ये देखा कि यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड हम कहते किसे हैं। ठीक, तो यूनिवर्स आपके क्या है, ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी इन एग्जिस्टेंस। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं, आगे समझना एक एक करके कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययनों से रिलेटेड आपके कौन कौन सी थ्योरीज थी। ठीक है, इन थ्योरीज को समझ लो और इन थ्योरीज को आपके दिया किसने था। ठीक है, क्या कहा था आपके टोलेमी ने, क्या कहा था आपके केपलर ने, ये स्टेटमेंट अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट आप सेकेंड याद रखना, अगली हेडिंग आपके स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें आपके, तो यहां याद रखना ब्रह्मांड के आपके जो अध्ययन सबसे पहले किए आपके, वो शुरू किए आपके किसने, यूनानियों ने। ठीक है, एक आपके यूनानी आपके थिंकर या जियोग्राफर थे आपके टोलेमी, और ब्रह्मांड के संदर्भ में सबसे पहली जो आपके थ्योरी प्रस्तुत की वो आपके की किसने, टोलेमी ने। और टोलेमी की आपकी जो थ्योरी जो ब्रह्मांड के संदर्भ में थी, इन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया।
ठीक, स्टेटमेंट आपके क्या दिया, टोलेमी ने 140 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 140 साल पहले आपके ये थ्योरी दी। थ्योरी का नाम था आपके जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, अब इस वर्ड को समझना कि जियोसेंट्रिक थ्योरी में आपके टोलेमी ने कहा क्या। तो जियो का मतलब आपके क्या होता है, जियो का मतलब अर्थ, और सेंट्रिक का मतलब आपके इन द सेंटर, इन द सेंटर। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी आपके टोलेमी की यह कहती है कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड यानी कि हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं, हर वह बॉडी जो पृथ्वी से ऊपर स्पेस में स्थित है उसी को हम कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, तो हेवनली बॉडी या खगोलीय पिंड क्या होता है, हर वह बॉडी जो पृथ्वी से ऊपर स्पेस में आपके स्थित है। ठीक, अब नेक्स्ट है आगे याद रखना, तो टोलेमी आपके सबसे पहली थ्योरी देते हैं यूनिवर्स के रिगार्डिंग आपके जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियो का मतलब आपके अर्थ और सेंट्रिक का मतलब इन द सेंटर, यानी कि ये कहते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, एवं समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। तो ये थ्योरी थी आपके टोलेमी की। अब टोलेमी की जो आपके ये थ्योरी थी, इसमें ये याद रखना कि टोलेमी की आपके जो थ्योरी थी, ठीक, इस थ्योरी को लगभग आपके विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक, और विश्व के सभी धर्म आपके लगभग ये एक्सेप्ट करते थे कि टोलेमी जो कहते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये बात सही है। टोलेमी की थ्योरी लगभग आपके 1500 साल तक आपके चलती रही। ठीक, अब टोलेमी की थ्योरी के बाद 1500 साल बाद टोलेमी की थ्योरी को आपके चैलेंज करते हैं, ठीक, यूरोप के रहने वाले एक और दूसरे ज्योग्राफर कम साइंटिस्ट कोपरनिकस। कोपरनिकस आपके टोलेमी की थ्योरी को चैलेंज करते हुए आपके एक दूसरी थ्योरी देते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी समझना, हेलियो और सेंट्रिक। तो 1543 एडी में अब आपकी टोलेमी की थ्योरी को चैलेंज करते हैं आपके दूसरे ज्योग्राफर आपके या दूसरे साइंटिस्ट कोपरनिकस। कोपरनिकस आपके इस थ्योरी को आपके चैलेंज करते हुए आपके थ्योरी देते हैं, कौन सी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। किस थ्योरी को चैलेंज करते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी को। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आपके अगर हम देखें तो हेलियो ये जो शब्द है इसका मतलब होता है रिंग ऑफ फायर, और रिंग ऑफ फायर का मतलब आपके सूर्य, आग का एक गोला, और आग का एक गोला आपके क्या होगा, सूर्य। ठीक है, सेंट्रिक यानी कि इन द सेंटर। तो कोपरनिकस की ये थ्योरी आपके कहती है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कि पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं समस्त खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यानी कि नॉट अर्थ, सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक, तो ये हुई आपके कोपरनिकस की आपके थ्योरी। अब कोपरनिकस के बारे में याद रखना कि कोपरनिकस ने जब आपके ये थ्योरी दी, ठीक, तो उस समय आपके कोपरनिकस की थ्योरी आपके धर्म ग्रंथों के विपरीत चली गई और इस वजह से आपके यूरोप की एक चर्च कोपरनिकस को फांसी की सजा सुना देती है। अब कोपरनिकस के बाद में आपके जो अगले प्रयास आपके हुए, ठीक, अगले प्रयास या अगला आपके जो सिद्धांत यूनिवर्स से रिलेटेड जो आपके दिया, वो दिया आपके किसने, केपलर ने। ठीक, अब अगला सिद्धांत आपके स्टडी ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड आपके किसने दिया, केपलर। अब केपलर आपके क्या कहते हैं,
अब केपलर की अगर हम बात करें आपके, तो ये केपलर आपके हाइपोथेसिस आपके ब्रह्मांड की जगह देते हैं किसकी? सोलर सिस्टम की। अब यहां आपके केपलर आपके कहते क्या है? केपलर ने दिए थे आपके सोलर सिस्टम में ग्रहों की गति के आपके नियम, ग्रहों की गति के नियम, ठीक, किसको आधार बना के? न्यूटन की ग्रेविटेशन थ्योरी यानी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आधार बना के। तो केपलर आपके कहते हैं कि ये जो आपके सूर्य है, ठीक, ये सूर्य आपके क्या है? ये ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य क्या है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। और समस्त ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण करते हैं। तो ये थ्योरी आपके दी थी किसने? केपलर। तो केपलर की जो आपके थ्योरी है, ठीक, तो केपलर की थ्योरी आपके क्या कहती है कि सन आपके यूनिवर्स के सेंटर में नहीं, आपके सोलर सिस्टम के आपके सेंटर में है, ठीक है। अब इसके बाद में आपके केपलर के बाद आपके अगली थ्योरी आपके आती है किसकी? विलियम हर्शेल। किसकी थ्योरी आती है? हर्शेल की। अब हर्शेल की आपकी थ्योरी क्या कहती है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स के क्रम में। तो नेक्स्ट अब हम आगे समझते हैं हर्शेल। अब हर्शेल जो आपके हैं, ये हर्शेल आपके क्या कहते हैं? हर्शेल आपके ये कहते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक, हमारा जो सौर मंडल है, ये एक बहुत बड़े निकाय आकाश गंगा का एक अंश है, ठीक है। यानी कि हमारे सौर मंडल से भी बड़ा आपके एक निकाय है आपके, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। और हमारा सोलर सिस्टम उस आकाश गंगा का एक पार्ट है, ठीक। तो अब यहां आपके हम देखें तो सिस्टम आपके क्या है कि हमारा जो सूर्य है ये सोलर सिस्टम के केंद्र में है, और ऐसे कई सोलर सिस्टम मिलके बनाते हैं गैलेक्सी, और ऐसे कई गैलेक्सी मिलके आपके बनाएंगे यूनिवर्स। और यूनिवर्स की जो आपके लिमिट होगी वो होगी अनंत, यानी कि आपके ऐसी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आपके यूनिवर्स का आपके क्या होगा? विस्तार होगा, ठीक है। तो ये हमने आपके देखा यूनिवर्स से रिलेटेड आपके बेसिक थ्योरी। अब यहां याद रखना आपके यूनिवर्स से रिलेटेड एक थ्योरी और जो आपके दी वो दी एडविन पी हबल ने। एडविन पी हबल, एडविन पी हबल आपके कहते हैं तो नेक्स्ट एडविन पी हबल आपके अगले आपके साइंटिस्ट
एडविन पी हबल अब आपके क्या कहते हैं? एडविन पी हबल आपके डॉपलर इफेक्ट और रेड शिफ्ट थ्योरी, ये फिजिक्स के कंसेप्ट हैं, ठीक। डॉपलर इफेक्ट और रेड शिफ्ट थ्योरी, इन दोनों को आधार बना के एडविन पी हबल आपके कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में आपके क्या हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है। यानी कि ये जो यूनिवर्स है ये लगातार आपके क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, यानी कि आपके ये फैल रहा है, ठीक। तो ब्रह्मांड के अध्ययनों के संदर्भ में आपके, ठीक, ये जो आपकी मेजर थ्योरीज थी ये आपके दी कुछ अलग अलग आपके ज्योग्राफर ने। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके याद रखना, अब अगली जो आपके थ्योरी आती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ये सिद्धांत आपके क्या था और किसने दिया? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आज तक का सबसे जो प्रमाणिक सिद्धांत है वो सिद्धांत है आपके कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी आपकी ये जो है, ठीक, इस सिद्धांत को आपके दिया किसने? बेल्जियम के आपके रहने वाले जॉर्ज लेमेटियर ने। किसने आपके दिया? बेल्जियम के रहने वाले जॉर्ज लेमेटियर ने। और इस बिग बैंग थ्योरी में आपके ये जो जॉर्ज लेमेटियर हैं ये आपके कहते क्या हैं? जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले, ठीक, 15 अरब वर्ष पहले आग का एक बहुत बड़ा गोला हुआ करता था, यानी कि रिंग ऑफ फायर। ठीक, 15 अरब वर्ष पहले आग का एक बहुत बड़ा गोला हुआ करता था, रिंग ऑफ फायर। इस गोले में किसी कारण से आपके विस्फोट यानी एक्सप्लोजन हुआ। ये गोला आपके कुछ छोटे पार्ट में टूटा और इन छोटे पार्ट में आपके और एक्सप्लोजन हुआ और ये और छोटे छोटे पार्ट में आपके टूटना शुरू हो गया। अब ये जो आपके और छोटे छोटे पार्ट थे ये ग्रेविटेशन के कारण आपके क्या हुए? स्पेसिफिक शेप में आए और रिवॉल्व करना शुरू किए। ठीक, अब इसमें से आपके जो पार्ट आपके वर्न कर रहे थे, ठीक, वो स्टार बन गए। जो ठंडे हो गए वो प्लैनेट्स बन गए। ठीक, कई प्रकार के आपके क्या बने? ये
प्लैनेट्स के साथ एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, मेटेरॉइड्स, ये सारी चीजें। तो यहां जो वर्तमान ब्रह्मांड का जो आपके जन्म हुआ, ठीक, ये वर्तमान ब्रह्मांड आपके उत्पन्न हुआ कब? 15 अरब वर्ष पहले, ठीक। तो जॉर्ज लेमेटियर आपके कहते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले आपके था क्या? एक रिंग ऑफ फायर, यानी कि एक आग का गोला होता था, जिसमें किसी कारण से हुआ विस्फोट, और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप आपके अस्तित्व में आता है क्या? वर्तमान ब्रह्मांड। अब नेक्स्ट, अब यहां आगे याद रखना, ये तो आपने देखा प्रेजेंट यूनिवर्स का सिस्टम। अब नेक्स्ट, अब हम एक एक करके यहां आपके समझेंगे क्या? हमारी हेवनली बॉडीज, यानी कि खगोलीय पिंड, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हेवनली बॉडीज आपके खगोलीय पिंड, ठीक। तो ये है हमारा नेक्स्ट आपके इसमें टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम आपके ये समझ लें कि हेवनली बॉडी या खगोलीय पिंड हम कहते किसे हैं? हेवनली बॉडी। तो हेवनली बॉडीज यानी कि आपके खगोलीय पिंड, अगर हम खगोलीय पिंड की बात करें तो आपके होता क्या है, ठीक। यह है आपके अर्थ, यानी कि आपके पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी से दूर आपके ये है आपके क्या? स्पेस। ये पूरा आपके क्या है? स्पेस। तो पृथ्वी से ऊपर स्थित आपके प्रत्येक बॉडी, स्पेस में स्थित आपकी कोई भी बॉडी आपके होगी, वही आपके कहलाएगी हेवनली बॉडी। तो पृथ्वी से ऊपर आपके स्पेस में स्थित हर बॉडी आपके क्या कहलाती है? हेवनली बॉडी, यानी कि खगोलीय पिंड, ठीक। अब यहां याद रखना आपके, अब खगोलीय पिंड है क्या? पृथ्वी से ऊपर स्पेस में स्थित आपके प्रत्येक बॉडी। तो अब खगोलीय पिंड की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में स्थित हर बॉडी खगोलीय पिंड ही आपके होती है, जैसे कि स्टार, ठीक, तारे, गैलेक्सी, आकाशगंगा। सोलर सिस्टम हमारा सौरमंडल, सौरमंडल में आपके पृथ्वी के अलावा सारे ग्रह, इसके अलावा आपके मेटेओर्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब आपके क्या होगा? सैटेलाइट्स। ये सब आपके हेवनली बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड होंगे। अब हम यहां आपके एक एक करके इन सारे खगोलीय पिंड को हम समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहां याद रखना, समझने की कोशिश करने के क्रम में, तो अब यहां से आपके कहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझना। तो सबसे पहली हेवनली बॉडी हम आपके जो समझते हैं वो समझते हैं हम स्टार, यानी कि तारा। तो तारा आपके है क्या? एक हेवनली बॉडी, समझते चलो इसे।
समझना, स्टार की अगर हम बात करें आपके कि तारा आपके होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना तारा आपके है क्या, एक हेवनली बॉडी, यानी कि एक खगोलीय पिंड जो पृथ्वी से ऊपर स्पेस में स्थित है, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा याद रखना कि तारा एक ऐसी खगोलीय पिंड है या एक ऐसी हेवनली बॉडी है जिसके पास स्वयं की लाइट हो और स्वयं की ऊर्जा हो, ठीक है। तो यहां दूसरा कॉमन पॉइंट क्या हुआ, स्टार हमेशा वो होगा जिसमें स्वयं का लाइट और स्वयं का एनर्जी हो, ठीक। अब स्टार के अंदर जो एनर्जी का सोर्स आपके होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें, ठीक, तो न्यूक्लियर फ्यूजन आपके एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए और साथ में एनर्जी को रिलीज करें, ठीक है। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर आपके एक बड़ा न्यूक्लियस आपके बनाए, साथ में आपके एनर्जी को आपके रिलीज करें, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपके दो हाइड्रोजन के आपके न्यूक्लियस से जुड़े, इन्होंने निर्माण किया हीलियम और साथ में आपके रिलीज किया आपके एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये तो आपके क्या हुआ कि कोई भी हेवनली बॉडी जिसमें स्वयं की लाइट एवं एनर्जी हो उसी को हम क्या कहते हैं, आपके स्टार। अब आगे हम आते हैं स्टार में, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। यहां याद रखना आपके, ठीक, यहां से आपके कहां का क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां सिर्फ आपको कुछ स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार कि किसी तारे के आपके जीवन चक्र के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो किसी तारे का जीवन चक्र, तो किसी तारे के जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो इसे अब हम समझ लें आपके कि किसी तारे के जीवन चक्र में आपके क्या क्या आपके हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी तारे के जीवन चक्र में आपके उसकी जो सबसे पहली स्टेज आपके होती है उसे कहते हैं हम प्रोटो स्टार। अब आपके ये प्रोटो स्टार आपके होता क्या है, ठीक है। तो प्रोटो स्टार की अगर हम बात करें आपके, तो जब भी आपके न्यूक्लियर फ्यूजन किसी हेवनली बॉडी में स्टार्ट हो जाए, यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आपके जैसे ही प्रारंभ होगी, किसकी प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो क्या होगा कि स्टार में एनर्जी और लाइट ये दोनों आपके जनरेट हो जाएंगी। और जब किसी स्टार में एनर्जी और लाइट ये दोनों आपके जनरेट हो जाएं, तो इसी को हम आपके कहते हैं क्या, प्रोटो स्टार। तो प्रोटो स्टार में सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां आपके नेक्स्ट क्या होगा, अब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा तो स्टार आपके जलना आपके शुरू हो जाएगा धीरे धीरे,
स्टार क्या होगा, जलना शुरू आपके हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब आपके होता क्या है कि धीरे धीरे जब स्टार आपके जलेगा तो आगे चल के क्या होगा कि इसका जो आपके सेंटर पार्ट है यानी केंद्र है, केंद्र में धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो टेम्परेचर होगा वो तेजी से बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे सूर्य क्या है, एक स्टार है, सूर्य के आसपास का या सरफेस का टेम्परेचर कम है लेकिन केंद्र का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा कि केंद्र का टेम्परेचर या सेंटर का टेम्परेचर धीरे धीरे आपके क्या होगा, ये बढ़ना शुरू होगा। और जब ये टेम्परेचर सेंटर का बढ़ेगा तो स्टार जो आपके होगा ये बीच में से आपके रेड दिखना शुरू हो जाएगा। बीच में से आपके कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, रेड कलर का आपके दिखना शुरू हो जाएगा। और ये स्टेज आपकी कहलाएगी रेड जाइंट स्टार, रक्त दानव तारा। ठीक है, तो रक्त दानव आपके तारा क्या है कि जब आपके न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के साथ होता क्या है, जब तारा आपके बीच में से कैसा दिखाई देने लगे, लाल रंग का आपके दिखाई देने लगे, तो इसे कहते हैं हम आपके क्या, रेड जाइंट स्टार यानी कि रक्त दानव तारा। अब रक्त दानव तारे के बाद में नेक्स्ट अगली स्टेज आप लोग समझना। ठीक, अब अगली स्टेज आपके कौन सी होती है, अगली स्टेज यानी कि आपके स्टेज 3। आप देखते क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की आपके ये प्रक्रिया हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में आपके होता क्या है कि दो आपके हल्के न्यूक्लियस जुड़ के हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो यहां आपने देखा कि हाइड्रोजन जो आपके कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, हीलियम में। ठीक है, अब यही स्टार आपके जब आपके ये जलता रहेगा, वर्न होता रहेगा, तो जो स्मॉल न्यूक्लियस हैं वो हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे। यानी कि हाइड्रोजन आपके हीलियम में कन्वर्ट हुआ, लाइक हीलियम कन्वर्ट हो गया आपके कार्बन में आगे चल के। ठीक, हर वस्तु जो आपके जल रही है आगे चल के किस में जाएगी, ये कार्बन में कन्वर्ट हुई। तो अब इसका असर क्या होगा, धीरे धीरे समझना। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक, हाइड्रोजन से जब ये हीलियम बनेगा तो इसका एटॉमिक मास होता है 4, और हीलियम से जब आपके कार्बन बनेगा तो इसका एटॉमिक मास होता है आपके 12। ठीक, तो अब इसका आपके प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका आपके प्रभाव ये पड़ेगा कि जैसे जैसे आपके तारा जलते जाएगा, नाभिकीय संलयन की आपकी ये प्रक्रिया ये जो होती जाएगी, ठीक है, तो जैसे जैसे आपके ये तारा आपके क्या होगा, जलता जाएगा और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आपके होती जाएगी, तो आपके यहां क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। अब यहां आप समझना, एक कंसेप्ट आपके होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व जो आपके होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर आपके होता है। अब अगर किसी तारे का मास धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, मास अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या आपके धीरे धीरे बढ़ेगी, डेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब यहां याद रखना कि डेंसिटी हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सप्लोजन के। डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सप्लोजन यानी कि आपके विस्फोट के। तो होगा ये कि जैसे जैसे तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता जाएगा, रेड जाइंट की स्टार आपके क्रॉस होगी, और रेड जाइंट की स्टार क्रॉस होते ही तारे के अंदर क्या होगा, छोटे न्यूक्लियस बिगर न्यूक्लियस में आपके कन्वर्ट आपके होंगे, तो तारे का मास बढ़ेगा। और तारे का जब आपके मास बढ़ेगा तो तारे की डेंसिटी बढ़ेगी, और आपकी डेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोजन। यानी कि आपके एक समय के बाद आपके जब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इस तारे के अंदर हो जाएगा विस्फोट, एक्सप्लोजन, और यही आपके विस्फोट आपके कहलाएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या कहलाएगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा आपके विस्फोट, ठीक, ये आपके क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आपके जो छोटे नाभिक हैं वो बड़े नाभिक में जब कन्वर्ट आपके होते जाएंगे धीरे धीरे, तो मास बढ़ेगा, मास से डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी से आपके एक ना एक दिन जाके ये विस्फोट हो जाएगा। तो ये आपके क्या हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब आते हैं हम इससे आगे। तो ये तो आपने देखा स्टेज 3।
अब स्टेज 3 के बाद में आपके नेक्स्ट आगे आते हैं किसी तारे की स्टेज 4। ठीक है, अब किसी तारे की स्टेज 4 अगर हम देखें तो यहां याद रखना यह हुआ सुपरनोवा विस्फोट। तो नेक्स्ट अब आगे समझना, तारे में आपके हुआ सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी कि आपके सुपरनोवा विस्फोट। अब सुपरनोवा विस्फोट के बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, किसी भी तारे का जो आपके भविष्य होता है वो आपके हमेशा निर्भर करता है उसके मास यानी कि उसके द्रव्यमान के ऊपर। दो ही कंडीशन हो सकती है, तारे का मास ज्यादा हो या तारे का आपके मास कम हो। ठीक है, अब यहां सिंपल भाषा में आप लोग समझना, यहां आपके एक लिमिट आप देख रहे हैं कि किसी भी तारे का मास 1.4 ms से ज्यादा है या किसी तारे का मास 1.4 ms से कम है। अब यहां ये 1.4 ms आपके है क्या, जिससे आपके तारे के मास को आपके कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो आपके 1.4 ms है इसे कहते हैं हम चंद्रशेखर लिमिट। क्या कहते हैं इसे हम? चंद्रशेखर लिमिट। अब चंद्रशेखर लिमिट की अगर हम बात करें आपके, तो ये बेसिकली आपके है क्या, ठीक है, समझना इसे।
चंद्रशेखर आपके लिमिट इसको दिया था आपके एक इंडियन साइंटिस्ट सी चंद्रशेखर ने, ठीक है। ये लिमिट आपके उन्होंने दी थी जब वो आपके ब्लैक होल की खोज कर रहे थे कि कोई तारा आपके ब्लैक होल कब बनता है। तो यहां आपके कोई भी तारा ब्लैक होल कब बनता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है आपके उस तारे का मास, ठीक है। क्या जिम्मेदार आपके होता है? उस तारे का आपके मास। सरल भाषा में अगर हम आपके यहां समझें तो किसी भी तारे का आपके जो मास होगा, ये मास आपके अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी आपके ज्यादा होगी, ठीक। और ब्लैक होल जो आपके होती है वो एक हाई डेंसिटी बॉडी होती है, यानी कि एक उच्च घनत्व का निकाय होता है। तो इतना तो श्योर है आपके कि अगर ब्लैक होल एक हाई डेंसिटी वाली बॉडी है तो ये उन तारों से आपके बनेगी जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी उन तारों की ज्यादा होगी जिनका मास ज्यादा है। तो यहां जो आपको समझना है, सिर्फ इतना समझना, 1.4 ms को हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, और ms का मतलब होता है मास ऑफ सन। ms का मतलब आपके क्या होता है? मास ऑफ सन। अब यहां दो कंडीशन हो सकता है, आपके तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा हो, मतलब वे तारे जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से ज्यादा है, तो ऐसे तारे में आपके जो स्टेज 4 इनकी होगी न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार, और स्टेज 5 जो आपके इनकी होगी वो होगी ब्लैक होल। यानी कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.5 गुने से, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से ज्यादा है, उन तारों की जो अंतिम स्टेज होगी वो होगी ब्लैक होल, और ब्लैक होल आपके एक हाई डेंसिटी बॉडी होगी। वहीं अगर आपके वे तारे जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम है, तो उन तारों की 4th स्टेज व्हाइट ड्वार्फ और लास्ट स्टेज ब्लैक ड्वार्फ, यानी कि काला बामन, ठीक। तो आपको यहां याद सिर्फ इतना रखना है कि ब्लैक होल बनने के लिए किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से ज्यादा हो। यह क्वेश्चन आपके अक्सर पूछा जाता है। और दूसरा आपको याद रखना है कि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर ब्लैक होल बनने की आपकी संभावना होगी, ठीक है। तो ये हम